Welcome to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JDP गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जाइलम, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम. यह टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड यूनिट सेकेंड का है. व्हाट इज़ जाइलम? जाइलम जो टर्म है ये सबसे पहले दी थी नेगेली ने 1858 में. और जाइलम जो शब्द है वो जाइलोज नामक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है वुड या कास्ट. Xylem is a group of cells which are similar in origin and function but of more than one type of structure. Xylem जो है वो मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जैसे ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. प्लांट में जाइलम जो है वो एक कंडक्शन टिश्यू है. ये वाटर में मिनरल्स का कंडक्शन करता है. एलिमेंट्स ऑफ जाइलम. जाइलम का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ट्रैकेरी एलिमेंट्स. यह है नॉन लिविंग सेल से मिलकर बना होता है और यह है पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है और साथ साथ पानी का भी संवहन करता है. ट्रैकेरी एलिमेंट्स को दो प्रकार में बांटा गया है. नंबर 1 ट्रैकीड्स. ये इलोंगेट होती हैं, ट्यूबलाइक सेल्स होती हैं, आगे की ओर टैपरिंग यानी नुकीली होती हैं और इसमें राउंडेड और ओवल एंड्स भी देखे गए हैं और इन पर लिग्निन का निक्षेपण होता है, डिपोजिशन होता है. दूसरा जो कंपोनेंट है ट्रैकेरी एलिमेंट्स का वो है वेसल्स. ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक होती हैं और इन पर भी लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है. दूसरा कंपोनेंट है जाइलम का फाइबर्स. ये थिक वॉल्ड होती हैं और ये ट्रैकिड से ही इवॉल्व होती हैं और ये पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं. फाइबर्स को दो भाग में बांटा गया है. फर्स्ट, फाइबर ट्रैकिड्स. ये मीडियम थिकनेस बॉल्स होती हैं और इन पर बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं. बॉर्डर्ड पिट के अंदर पिट के चारों ओर एक बॉर्डर नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसको बॉर्डर्ड पिट कहते हैं. दूसरा है लिब्रीफॉर्म फाइबर्स. ये काफ़ी थिक वॉल्ड होती हैं और इन पर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स. जाइलम फाइबर्स किस किस से बना होता है? पेरेन्काइमेटस सेल से, जो कि लिविंग सेल्स होती हैं और ये फूड का स्टोरेज करती हैं स्टार्च के रूप में. और ये दो प्रकार की होती हैं, एक्सियल पेरेन्काइमा एंड रे पेरेन्काइमा. एक्सियल पेरेन्काइमा जो है वो कैम्बियम की फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से उत्पन्न होती हैं और इनमें ट्रैकेरी एलिमेंट्स और फाइबर्स के साथ ये पाई जाती हैं. रे पेरेन्काइमा जो है वो कैम्बियम की रे इनिशियल से उत्पन्न होती हैं और जाइलम रेज बनाती हैं. नाउ फंक्शंस ऑफ जाइलम. जाइलम जो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, यानी ये जल का संवहन करता है. एलोंग विद फ्लोएम मेक वेस्कुलर टिश्यू. और फ्लोएम के साथ मिलकर ये वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण करता है और ये प्लांट्स को सपोर्ट या यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है. टाइप्स ऑफ जाइलम. जाइलम को दो भागों में बांटा गया है. नंबर 1 प्राइमरी जाइलम. यह प्रोकैम्बियम से डराइव होता है, यानी जब पौधे की प्राइमरी ग्रोथ होती है उस टाइम जो जाइलम डेवलप होगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी जाइलम और ये एपिकल मेरिस्टेम के प्रोकैम्बियम से उत्पन्न होता है और नॉन वुडी प्लांट्स में पाया जाता है. सेकेंडरी जाइलम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी कैम्बियम है, इससे उत्पन्न होता है और यह प्लांट की सेकेंड स्टेज डेवलपमेंट की सेकेंड स्टेज में डेवलप होता है और ये वुडी प्लांट में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है. नाउ वुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम है. तो अब हम जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी जाइलम, टाइप्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम को वुड भी कहते हैं, जिसका मीनिंग जैसे हम कास्ट कहते हैं हिंदी में. तो व्हाट इज़ वुड? वुड इज़ ए हार्ड fibrous structural tissue found in the stems and roots of trees and other woody plants. तो ये एक हार्ड और फाइबरनुमा स्ट्रक्चर है जो कि तने व जड़ के टिश्यूज़ में पाया जाएगा. इट इज़ डिफाइंड एज ऑल दैट पोर्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ वुडी प्लांट्स लाइंग इनसाइड द कैम्बियम लाइन. जो कैम्बियम रिंग बनती है सेकेंडरी ग्रोथ के समय, जो हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, तो ये कैम्बियम रिंग जो है बाहर की ओर बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर बनाती है सेकेंडरी जाइलम. तो ये कैम्बियम लाइन के अंदर की तरफ होगा वुड या सेकेंडरी जाइलम. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेकेंडरी जाइलम विच में ओकेजनली इनक्लोजेज इन द सेंटर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड पिथ.
तो सेकेंडरी जाइलम जो होता है सेंटर का मेन पार्ट होता है, और ये जब वेल डेवलप हो जाता है तो ये प्राइमरी जाइलम और पिथ की भी जगह ले लेता है। प्राइमरी जाइलम और पिथ जो है वो बाद में सेकेंडरी जाइलम के कारण क्रश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। द वुड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्रंक्स, ब्रांचेज और रूट्स ऑफ द डाइकोट्स और कॉनिफेरस ट्रीज और श्रब्स। तो वुड यानी लकड़ी या कास्ट, तो इनको हम तने से, शाखाओं से और जड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंडरी वुड किस में होगी? सेकेंडरी वुड होगी जिन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है केवल दो ग्रुप हैं प्लांट के, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा है डाइकोट्स। इन दो में ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है मेनली। एक्सेप्शनली मोनोकॉट्स के कुछ प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बाकी मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहाँ कैम्बियम नहीं होता। मोनोकॉट्स में ऐसे कई सारे अपवाद हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो है अगेव, युक्का, ड्रेसिना। ये प्लांट्स हैं जो मोनोकॉट होते हुए भी सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। तो युक्का, अगेव और ड्रेसिना जो है ये अपवाद हैं। नाउ काइंड्स ऑफ वुड। कास्ट को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सैपवुड, जिसे एल्बर्नम भी कहते हैं। सैपवुड यूजुअली occurs as whitish or pale in color, containing living cells and reserve food materials, that is starch. It is originally functioning both as conductive and as a support. सैपवुड जो है वो लिविंग सेल से मिलकर बना हुआ होता है, फूड मटेरियल को ये रिजर्व करता है और ये सपोर्ट भी प्रदान करता है पौधे को, और वाटर कंडक्शन का भी काम करता है। हार्डवुड जो होता है वो सेंटर में होता है, जिसे ड्यूरामेन भी कहते हैं। ये डार्क कलर का होता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है सेंटर में। सेंटर बिल्कुल पिथ है जो रिड्यूस फॉर्म में है, उसके चारों ओर जो आपको डार्क ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है वो हार्डवुड है, और उसके चारों ओर जो आपको लाइट कलर में दिखाई दे रहा है वो सैपवुड है। सो हार्डवुड इज यूजुअली डार्क कलर्ड, ऑलमोस्ट ब्लैक. It consists of dead cells where the food materials disappear. The parenchyma become more lignified, filled with substance such as oil, gums, resin and tannins compound. The wood used in medicine are composed of hardwood. तो जो हार्डवुड होगा वो डार्क कलर का होगा, डेड सेल से बना हुआ होगा, और इसमें कई सारे पदार्थ जैसे कि रेजिन, गम, टैनिन ये भरे हुए रहेंगे, और इस कारण हार्डवुड की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। फॉर्म्स ऑफ थिकनिंग्स। ट्रैकीड्स, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो सेकेंडरी जाइलम है वो ट्रैकियरी एलिमेंट से मिलकर बना होता है, यानी ट्रैकीड्स और वेसल्स से मिलकर बना होता है। तो नॉर्मली जो वेसल्स हैं उन पर लिग्निन का निक्षेपण या डिपोजिशन होता है। तो इस लिग्निन का निक्षेपण भी जो होता है वो एक पैटर्न में होता है। यही हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ थिकनिंग्स में, कि लिग्निन किस तरह से जमा होती है वेसल्स पे। तो फर्स्ट है एन्यूलर। एन्यूलर के अंदर क्या होगा, लिग्निन जो होगी वो रिंग्स में जमा होगी, तो इसमें हमको रिंग्स दिखाई देंगी। स्पाइरल्स के अंदर ये सर्पिलाकार में लिग्निन का निक्षेपण होगा। रेटिकुलेट में क्या होगा, लिग्निन जो है जाला बनाते हुए निक्षेपित होगी, तो उसे हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेसल्स, या वो वेसल्स जिनमें रेटिकुलेट थिकनिंग्स पाई जाती है। पिटेड वेसल्स। पिटेड वेसल्स में क्या होगा, जगह जगह कुछ एरिया छूट जाएंगे और उनके चारों ओर जो है लिग्निन का निक्षेपण होगा, जिससे हमें जगह जगह पिट या गर्त दिखाई देंगे। स्क्लेरिफॉर्म के अंदर पिट्स जो है वो ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं और एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर देते हैं। इसे हम कहते हैं स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग वाली वेसल्स। ये पिक्चर शो कर रही है कि जो प्रोटोजाइलम है नॉर्मली उसमें किस तरह की थिकनिंग्स होगी, और जो मेटाजाइलम है उसमें नॉर्मली किस तरह की थिकनिंग होगी। तो आप देख रहे हैं प्रोटोजाइलम के अंदर जो हमें रिंग्स दिखाई दे रही हैं, यानी इसमें एन्यूलर थिकनिंग्स है और स्पायरल थिकनिंग्स भी हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। जबकि मेटाजाइलम में जो है हमें ज़्यादातर पिटेड थिकनिंग्स दिखाई दे रही हैं, सीढ़ी नुमा यानी स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग्स भी पाई जाती हैं। तो नॉर्मली प्रोटोजाइलम में स्पायरल और एन्यूलर होती हैं, जबकि मेटाजाइलम के अंदर स्क्लेरिफॉर्म पिटेड थिकनिंग्स पाई जाती हैं। अगर हम किसी तने का आरएलएस काटते हैं तो उस आरएलएस में हमको क्लियर जाइलम फाइबर्स, वेसल एलिमेंट्स और पिट एपरेचर्स भी दिखाई देंगे। ये जो पिक्चर है ये आरएलएस है, यानी रेडियल लॉन्गिट्यूडाइनल सेक्शन।
अगर आप किसी तरह का रेडियल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन काटोगे तो उसमें आपको जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स और बीच में ये मेडुलरी रेस की जो सिंगल लेयर दिख रही है वो भी हमें दिखाई देती है. नाउ टाइलोसिस. Tyloses are balloon-like swellings produced by the bulging of the cell wall of the adjacent wood parenchyma or medullary ray cells through the pit opening into the cavity of the vessels. जाइलम का जो दूसरा एलिमेंट है वेसल्स, इसके अंदर बलूनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं टाइलोसिस. टाइलोसिस आर डिवॉइड ऑफ कंटेंट. Occasionally starch granules, crystals, resins or gum may be present. Formation of tylosis may be induced in many plants by wounding and thus by pruning. Tylosis are produced to block the cut vessels. तो टाइलोसिस जो है एक तरह से वो वेसल्स को चॉक करते हैं, उसको अवरुद्ध करते हैं. नाउ एनुअल रिंग्स. एनुअल रिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सीजन्स के अकॉर्डिंग इस पौधे का जो स्टेम है उसमें कई सारी रिंग्स बनती हैं वार्षिक रूप से, इसे हम एनुअल रिंग्स कहते हैं. Owing to the climatic variations, the vascular cambial tissue in most woody plants exhibit a periodical seasonal activity. This results in the formation of alternate cylindrical layers of wood appearing in cross section as rings, each corresponding to 1 year growth, thus called annual ring. तो एक एनुअल रिंग अगर हमें पौधे में दिखाई दे रही है तो इससे पता चल जाएगा एक एनुअल रिंग है तो पौधा जो है 1 वर्ष उसकी एज हो गई है. अगर 2 रिंग्स दिखाई दे रही हैं तो पौधा जो है 2 वर्ष का हो गया है. तो इस तरह से हम एनुअल रिंग्स को काउंट करके किसी भी पौधे की एज ज्ञात कर सकते हैं. ईच ईयर द ट्री फॉर्म्स न्यू सेल्स अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड एनुअल रिंग्स और एनुअल ग्रोथ रिंग्स. दीज एनुअल रिंग्स शोज द अमाउंट ऑफ वुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन ग्रोइंग सीजन. तो एक एनुअल रिंग से हम पता लगा सकते हैं एक ग्रोइंग सीजन में कितनी वृद्धि हुई. द इनर पोर्शन ऑफ ए ग्रोथ रिंग इज फॉर्म्ड early in the growing season when growth is comparatively rapid and is known as early wood. तो ग्रोइंग सीजन के अर्ली या शुरुआत में जो वुड बनेगी उसे कहेंगे अर्ली वुड, और जो लेट बनेगा ग्रोइंग सीजन के उसे बोलेंगे लेट वुड, जो कि ज़्यादातर समर्स में बनती है. स्टडी ऑफ एनुअल रिंग्स कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी. So, dendrochronology is the study of both visible and microscopic details of tree rings. तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी वो शाखा है जिसमें आप एनुअल रिंग्स को या वार्षिक वलयों को काउंट करके किसी भी पौधे की एज ज्ञात कर सकते हो. ये कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी. यूजेस. Tree ring analysis has been extremely useful in investigation of prehistoric sites of Native Americans in the southeast. Tree ring data are also useful in other disciplines including ecology to study changes in forest community over time, environmental science to study the effect of air pollution on tree growth, ecology to date the earthquake and volcanic eruptions. तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के थ्रू आप किसी भी पौधे की एज ज्ञात करने के साथ साथ वो पौधा किस एनवायरनमेंट में रह रहा है वो भी आप ग्रोथ रिंग कंडीशन देके पता लगा सकते हो. उस पौधे पर पॉल्यूशन का कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का फ़र्क सीधा ग्रोथ पे पड़ता है और ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स बनती हैं, तो वो भी आप पता लगा सकते हो. सो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ. थैंक यू.